जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। उससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो इंट्रो पढ़ा था फिजिक्स के बारे में कि कहाँ से ये अकज़ हुई है और क्या इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम है या किस तरीके से इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस का मैंने आपको कल बताया, वैसे तो 3 बताई, जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसी तरह इन शाखों की आगे भी शाखें हैं, इन ब्रांचेस की आगे भी ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच जिसके बारे में हमने ये सारी सीरीज पढ़नी है, फिजिक्स के बारे में पढ़नी है, उस फिजिक्स की भी आगे कई ब्रांचेस हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहली ब्रांच है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स लफ्ज जो है ये लफ्ज निकला है मैकेनिकल से, और मैकेनिकल लफ्ज को अगर हम निकालें तो एक लफ्ज हमारे ज़हन में आता है मैकेनिक, और मैकेनिक लफ्ज जो है इससे हमें कुछ ज़हन में आता है कि मतलब आपकी कोई भी गाड़ी, बाइक वगैरह पे मशीनरी खराब होती है तो आप कहते हैं जी मैकेनिक को बुला लें। ठीक है, जब आप उस मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो मैकेनिक जब आता है तो आगे आपकी मशीनरी को ठीक करता है। वो मशीनरी क्या करती है, वो आपका काम करती है, और काम के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको हम वर्क कह रहे हैं। वर्क के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वर्क तभी होता है फिजिक्स की रूल के मुताबिक जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर मैं फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में रख के इस चीज को देखूं तो बॉडी जो है वो तभी काम करती है जब वो डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि इस लफ्ज मैकेनिक्स का कहीं ना कहीं बात जो है वो इंटरेक्ट हुआ है किसके साथ, किसी बॉडी की हरकत के साथ। यानी कि मैकेनिक्स लफ्ज जो है वो कहीं ना कहीं एंट्री कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, मोशन के साथ, मोशन ऑफ बॉडी के साथ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। क्लियर हो गया जी सारों को। अब नेक्स्ट है जी हीट। हीट खुद बजाते खुद एक एनर्जी की फॉर्म है। इसके अंदर हम बेसिक पढ़ते हैं कि एनर्जी किस तरह जो है वो हीट के अंदर कन्वर्ट होती है, क्योंकि हीट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कोई भी एनर्जी खत्म नहीं होती बल्कि अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपनी मस्कुलर एनर्जी के साथ अपने दोनों हाथों को रब करें, रगड़े एक दूसरे के साथ, थोड़ी देर बाद वो हाथ जो होंगे वो गर्म हो जाएंगे, यानी कि आपकी वो जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। और वही थोड़ी देर बाद जब ठंडे होंगे तो वो हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, एनवायरनमेंट में। यानी कि एनर्जी ने अपनी आप को खत्म नहीं किया बल्कि अपनी शक्ल तब्दील कर ली। पहले वो मस्कुलर एनर्जी थी, बाद में वो हीट एनर्जी होगी और वहीं से वो एनवायरनमेंट में चलेगी। दूसरी चीज इसके अंदर हम पढ़ते हैं इसके ट्रांसफर के तरीके के, किस तरीके से ये ट्रांसफर होती है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद है जी ये किस तरह प्रोड्यूस करवाई जाती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या इनके इफेक्ट्स है, यानी कि अगर कोई हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो। क्लियर हो गया जी। हीट के बारे में हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ना है हीट की डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट है जी साउंड। साउंड भी एनर्जी की एक फॉर्म है। मैं एक एग्जांपल इसकी भी दे देता हूँ कि एक ग्लास है आपके हाथ में शीशे का, आप उसको जब नीचे की तरफ फेंकते हो, जब तक वो आपके हाथ में है तो उसके अंदर एक खास एनर्जी है जिसको हम कहते हैं पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। जब वो बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब जाकर जमीन से वो ग्लास टकराएगा तो आपको आवाज आएगी। वो जैसे ही टकराया और आवाज आई, वो आवाज क्या है, एक एनर्जी है, यानी कि वही जो पोटेंशियल थी और बाद में काइनेटिक हुई, उसके बाद साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो आपके कानों तक पहुंची। ठीक है, अब वो एनर्जी गई तो गई कहाँ, वो भी एनवायरनमेंट में चलेगी। ठीक है, तो मतलब कि एनर्जी जो है वो कभी भी जाया नहीं होती बल्कि अपनी शक्ल तब्दील करती है। इसके अंदर हम बैरूनी लिहाज से पढ़ते हैं कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी लाइट ऑप्टिक्स। इसमें दो लफ्ज हैं, लाइट और ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं जी लाइट किसको कहते हैं। लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके टकराते हैं तो उसकी वजह से एमिशन होती है लाइट की, वो जो चीज एमिट होती है उसको हम लाइट कहते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सारा ईच एंड एवरीथिंग, और इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है। उसके अलावा पढ़ा जाता है जी कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, 3 किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी फॉर्म ऑफ वेव है, ठीक है, कोई भी फॉर्म ऑफ वेव है, उसकी 3 किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा जी, 3 प्रॉपर्टीज थी। एक का नाम है रिफ्लेक्शन, और तीसरी है डिफ्रैक्शन। ये हम 10th क्लास में जाके फिजिक्स के अंदर इसके बारे में अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे।
तब तक के लिए जो है फिलहाल आप इसके नाम याद रखें कि ये 3 प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को स्टडी हम लाइट के अंदर करते हैं। अच्छा, इनको स्टडी करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिसके जरिए हम जो है वो इनकी स्टडी करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके लेंस हो गए, ग्लासेस के अंदर जो मिरर्स लगे होते हैं वो हो गए, ठीक है, जो आपको देखने में आपकी हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। इन तीनों की स्टडी के लिए वही इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यूज होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं जी? आप कोई भी बैटरी या कोई भी मोबाइल की बैटरी होगी, गाड़ी की बैटरी या कोई भी इस तरह की आप जो सर्किट है उसको उठा के देखें तो आपको दो किस्म के वहां पे निशान नजर आते हैं, एक प्लस और एक माइनस का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो किस्म के आपको निशान नजर आ रहे होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव से मुराद क्या है, इसके वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उससे पहले एक नीचे एक डायग्राम बनाई हुई है, इसको जरा अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा कि दुनिया की हर चीज, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि दुनिया की हर जानदार या बेजान चीज हो वो क्या है, मैटर है। और मैटर जिस चीज से मिलके बना है उसको कहते हैं एटम, यानी दुनिया की हर छोटे से छोटा जो सबसे छोटा जरा है उसको क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है, एटम। उस एटम की मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है। एटम एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल, वो पार्टिकल भी कुछ चीजों पर डिपेंडेंट होता है। उनमें से एक चीज है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या चीज है, ब्रेन ऑफ एटम, यानी कि एटम का दिमाग। यानी कि कोई भी एटम किसी से दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, उससे मिलाप करता है, तो उसको मिलाप करवाने के लिए जो चीज यानी कि प्रेशराइज करती है या उसको काम करवाती है वो क्या कहलाती है जी, न्यूक्लियस, उसका ब्रेन। जिस तरह हमारा ब्रेन हमें हर काम के लिए कहता है और हम वो काम करते हैं। अच्छा जी, इस ब्रेन को के अंदर जो है वो या उसकी रूह के अंदर दो किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन, और इसके साइडों पे एक शील्ड टाइप गार्ड्स होते हैं इसके, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं और एक न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के अंदर। न्यूक्लियस क्या है जी, दिमाग है। उस दिमाग के अंदर दो किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर एक किस्म का पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं तीनों पार्टिकल्स के ऊपर, इनको अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं। जिस तरह के प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी कि दुनिया की हर चीज मैटर है। मैटर जो है, जिस तरह मैंने भी बताया था कि मैं बताता खुद एक मैटर हूँ, आप लोग भी मैटर है, इंसान हो चाहे वो जानदार किसी भी किस्म का, वो खुद क्या है, मैटर है। अब वो मैटर है तो उसके अंदर एटम्स पाए जाते होंगे, एटम्स हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे, अगर न्यूक्लियस है तो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यानी कि हर जानदार और बेजान चीज के अंदर ये 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दुनिया की हर चीज के अंदर दो किस्म के चार्जेस पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही चार्जेस जब मूव करते हैं, यानी कि किसी वायर के अंदर से किसी जगह के अंदर से जब मूव करते हैं, पास आउट होते हैं, तो वो पास होने की वजह से वो चीज, वो चार्ज नहीं कहलाता बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उनको हम क्या कह देते हैं, करंट, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सर्किट है उसके अंदर दो किस्म के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करे या नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करे, अट्रैक्ट होते हैं आपस में, जब ये मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ तो क्या कहलाएगा जी, कि ये चार्ज नहीं है बल्कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर भी हम लोगों ने यही डेफिनेशन पढ़नी है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, यानी कि चार्जेस की स्टडी रेस्ट पे भी, चाहे वो सुकून की हालत में है या मोशन यानी कि हरकत की हालत में है, दोनों में जिस मर्जी में है, उनकी स्टडी जो होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चीज है जी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से क्या मुराद है, मैग्नेटिज्म लफ्ज निकला है मैग्नेट से। मैग्नेट का काम क्या है, दूसरी लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना। सेम एज इट इज वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट्स को नजदीक लेके आए, अगर उनके सेम पोल्स हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिपेल कर देंगे, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाया जाए तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को, यानी कि अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस हो तो रिपेल करेंगे। अच्छा जी, मैग्नेटिज्म के अंदर भी यही चीज होती है और करंट के अंदर भी, यानी कि चार्जेस के अंदर भी यही चीज होती है। अब वो जो मैग्नेट है वो कुदरती तौर पे तो पाए नहीं जाते, उनको बनाया जाता है किसके जरिए, करंट के जरिए, ठीक है। तो यानी कि बेसिक वो करंट की खासियत है जो जिसकी वजह से वो चार्जेस को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है, वही खासियत जो है वो उस फॉर्म के अंदर आ जाती है, मैग्नेट के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेट दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो कहने का मकसद ये था कि यही खासियत जो है वो करंट में भी पाई जा रही है और यही खासियत मैग्नेट में भी पाई जा रही है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन है, तो वो जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी भी हमारी क्या कहलाती है,
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि इसके अंदर हमने दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक तो चार्जेस के बारे में रेस्ट और मोशन, और दूसरा उनका जो लिंकेज है किसके साथ, मैग्नेटिज्म के साथ, उसके बारे में। अच्छा जी बेटा, उसके बाद है जी एटॉमिक फिजिक्स। अभी मैंने आपको बताया कि मैटर के दुनिया की हर चीज जो है वो मैटर है, और वो जो मैटर है वो किससे मिलके बना जी, एटम से। तो जो एटम की स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करेंगे वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम के अंदर पाया जाता है जी न्यूक्लियस, उसका दिमाग, उसकी रूह, उसके बारे में जो स्टडी करेंगे हम, यानी कि जो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे या उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगा जी, न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद है जी प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स से मुराद क्या है, जब भी कोई मैटर की फॉर्म, जिस तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पर H2O है, वाटर है, ये जब इसके अंदर से मैं करंट पास करूंगा तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और एक हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन में। अब ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, आयंस, और जब यहाँ पर है तो ये क्या है, वाटर, यानी कि लिक्विड, यानी कि मैटर। तो जब तक कोई मैटर अपनी असल फॉर्म में है वो मैटर ही है, लेकिन जब वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आयनिक स्टेट कहलाएगी, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो इस आयनिक स्टेट की जब हम स्टडी करेंगे, जब मैटर आयनिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट हुआ उसकी स्टडी करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे जी, कि वो किसकी स्टडी हम करें, प्लाज्मा फिजिक्स की। लास्ट है जियो फिजिक्स। जियो कहते हैं अर्थ को, और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदरूनी साख्त के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी जी, जियो फिजिक्स।